Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about review petition in Supreme Court. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट. तो देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर आप कहीं और अपील नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, दैट यू ऑल नो. तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दैट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. लेकिन हमारे संविधान में ही आर्टिकल 137 में एक प्रोविज़न लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने इस जजमेंट को रिव्यू कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने फैसले को रिव्यू करने का. एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड बाय द रूलिंग, यानी कि कोई भी इंसान जिसको लगता है कि ये रूलिंग फेयर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. एंड द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर टू टेक दैट रिव्यू पिटीशन और नॉट. ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट पर्सन can be anyone who has been aggrieved by the judgment of the Supreme Court. The person need not necessarily to be the party related to the case. यानी कि दो लोगों के बीच में जिनके बीच में केस था, सिर्फ वही लोग दोबारा से रिव्यू पिटीशन डालें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई भी ऐसा इंसान जो उस फैसले से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिलेटेड है, जो एग्रीव्ड है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है. तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रूलिंग, not necessarily the parties to the case, can file review petition. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. इस पे प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि रिव्यू पिटीशन पे सवाल दे दिया, बोलेगा कि ओनली द पार्टीज टू द केस कैन फाइल फॉर रिव्यू पिटीशन. दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड फ्रॉम द जजमेंट कैन फाइल रिव्यू पिटीशन. और रिव्यू पिटीशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट. तो आज फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, 30 दिन के अंदर अगर रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है तो द कोर्ट मे एक्सेप्ट दैट रिव्यू पिटीशन. सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पे क्या अभी तक क्राइटेरिया ले डाउन किए हैं वो जरा देखते हैं. इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन 3 कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग रिव्यू पिटीशन. कि रिव्यू पिटीशन इन्हीं 3 कंटेक्स्ट में एक्सेप्ट किए जा सकते हैं. फर्स्ट, व्हेन देयर इज डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस which was not within the knowledge of the petitioner when the judgment was pronounced. तो कोई नई बात सामने आ गई, कोई नया एविडेंस सामने आ गया, उस केस में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया जा सकता है. सेकेंड, व्हेन देयर इज ए इशू ऑफ मिस्टेक और एरर विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. बिल्कुल कोई ऑब्वियस सा मिस्टेक हुआ हो फैसला सुनाने में, कोई एरर हुआ हो उस केस में, या फिर और भी कोई सफिशियंट रीजन है. अब सफिशियंट रीजन है या नहीं है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आप रिव्यू पिटीशन डालें, सुप्रीम कोर्ट को अगर सफिशिएंट रीजन लगता है तो इट में एक्सेप्ट दैट रिव्यू पिटीशन और इट में रिजेक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर केस ऑफ 2013 कि बाय नो मीन्स रिव्यू पिटीशन शुड बी यूज्ड एज अपील इन डिस्गाइज. मतलब जब तक कोई क्लियर कट ग्राउंड ना हो रिव्यू का, तब तक रिव्यू पिटीशन नहीं डाला जाना चाहिए. आप सिंपली रिव्यू पिटीशन के नाम पे दोबारा अपील ना करना चाहिए. अपील का मतलब आप समझ रहे हैं, आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आप उस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं. हाई कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो रिव्यू पिटीशन अपील करने का जरिया नहीं है. किसी भी तरीके से डोंट ट्राई टू मेक रिव्यू पिटीशन एज अपील इन डिस्गाइज. मतलब दिखा रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन है लेकिन आप असल में आप अपील कर रहे हैं अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. अपील का मतलब होता है फैसले से खुश नहीं है, लेकिन रिव्यू पिटीशन तभी डाला जाएगा जब आपको ऐसा पता चले कि फैसले सुनाते वक्त कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्से थे जिसका ध्यान नहीं दिया गया या कोई नया एविडेंस सामने आ गया. देन यू कैन फाइल फॉर रिव्यू पिटीशन. रिव्यू पिटीशन कैन नॉट बी अपील इन डिस्गाइज. सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया है, कई सारों में एक्सेप्ट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल,
सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू रिव्यू इट्स ओरिजिनल वर्डिक्ट, while in Rafale deal, Supreme Court rejected or refused to review its original verdict. इस टॉपिक के बेसिस पे ये जो रिव्यू पिटीशन वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे यूपीएससी ने 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, यही वो सवाल था. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इसमें सेकेंड स्टेटमेंट में आपको ये कॉन्सेप्ट रिव्यू पिटीशन का ध्यान में आएगा. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर सकता है अपने फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं. इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. और पहला जो स्टेटमेंट है इसके लिए आपको अपना जनरल पॉलिटी का नॉलेज इस्तेमाल करना होगा. इसके बेसिस पे आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट INS मोरमुगांव. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो व्हाट इज़ द न्यूज़? देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हाल फिलहाल में एक नया नेवल शिप इंडियन नेवी के लिए INS मोरमुगांव को कमीशन किया है इंडियन नेवी में. तो क्या है INS मोरमुगांव? देखिए, INS मोरमुगांव एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. मतलब एक ऐसा नेवल शिप है जो दूर से आने वाले किसी मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसी को कहा जाता है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. स्टील्थ मतलब होता है शांति से, चोरी छुपे चलना, जिसको ट्रैक कर पाना सरल नहीं है. तो ये इस तरह के मिसाइल्स को जो स्टील्थ तरीके से गाइडेड मिसाइल हमारे तरफ आ रहे हैं, चोरी छुपे मतलब बहुत रडार्स को डिफीट करते हुए जो मिसाइल्स हमारे तरफ आ रहे हैं, इस तरह के गाइडेड मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है INS मोरमुगांव. इसको डेवलप किया गया है अंडर प्रोजेक्ट P-15B. तो प्रोजेक्ट P-15B है क्या? तो प्रोजेक्ट 15B इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन गिवन बाय इंडियन नेवी टू मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसमें 4 इस तरीके के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शिप बनाने हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड नाम की कंपनी को, जो मुंबई बेस्ड कंपनी है. दे हैव टू बेसिकली क्रिएट 4 सच मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स. ये जो 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स. तो एक पर्टिकुलर टाइप के जो शिप्स बनते हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लास में कैटेगराइज किया जाता है. तो ये जो चारों शिप होंगे दे विल बी विशाखापट्टनम क्लास. इसमें टोटल 4 शिप बनेंगे. एक ऑलरेडी बन चुका है INS विशाखापट्टनम, 2021 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया. अब लाया गया INS मोरमुगांव विच विल बी सेकेंड इन दिस P-15B project, P-15B project which is creating missile destroyer naval ships. पहला INS विशाखापट्टनम बन चुका है, दूसरा INS मोरमुगांव हाल फिलहाल में बनाया गया जो इंडियन नेवी के साथ इंडक्ट किया गया है. INS मोरमुगांव की अगर बात की जाए तो इसको 75% इसका कंटेंट जो है इंडिया के अंदर बना है, इंडिजिनस कंटेंट है. इसके ऊपर INS मोरमुगांव के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल स्टैब्लिश किया जा रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर वाले मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो बेसिकली ये ऐसा नेवल शिप है जिस पे हम मिसाइल्स को इंडक्ट कर सकते हैं. यू सी P-15B ships are outfitted with BrahMos supersonic cruise missile as well as long range surface to air missile, जिसकी मदद से कोई बाहर से आने वाले मिसाइल्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसके अलावा ये जो INS मोरमुगांव है या इसके अलावा बाकी जितने भी शिप्स हैं जो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, दे आर हैविंग एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम. टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझिए, इस नेवल शिप्स के पास पावर होगा, इस तरह का सिस्टम है कि इट कैन प्रोटेक्ट इट्स एंटायर क्रू फ्रॉम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल थ्रेट. अगर कोई न्यूक्लियर अटैक भी होता है, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक भी होता है, तब भी ये अपने पूरे एटमॉस्फेरिक सिस्टम को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि पूरे के पूरे क्रू को इस तरह के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक से वो बचा सके. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about 48th meeting of GST Council and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो GST काउंसिल के बारे में ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज़. तो देखिए, as a result of 101st Amendment Act brought in 2016, GST, which is a new
इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। उसके पहले तो आपको पता ही अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, सेल्स टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लगता था, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मल्टीपल रेट्स, उनको रिप्लेस करके एक सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लाया गया जिसको हम कहते हैं जीएसटी, विच इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ वन नेशन वन टैक्स वन रेट एंड वन अथॉरिटी। तो जीएसटी को लाया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 101st अमेंडमेंट एक्ट। अभी जीएसटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जीएसटी काउंसिल, जो अलग अलग आइटम्स पे कितना जीएसटी लगेगा वो डिसाइड करती है। अलग अलग आइटम्स को अलग अलग स्लैब में वो प्लेस करती है, किसी पे 0% है, किसी पे 5%, 12, 18, 28 एंड सम आइटम्स आर देयर विच आर हैविंग 28% जीएसटी प्लस सेस। तो ये सारे फैसले करती है जीएसटी काउंसिल। This body is mentioned in our constitution article 279(1). So basically this is a constitutional body. 1/2 of the total members of the council is the quorum for conducting a meeting. अभी जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं जरा देखिए। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके अलावा वन मोर मेंबर इज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड विच इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। उसके अलावा द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, स्टेट लेवल के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इज मेड वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में हर एक फैसला वोटिंग के बेसिस पे होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट वैल्यू अकेले ही 33.33% है या 1/3 है, जबकि सारे स्टेट्स का वोट वैल्यू मिला करके 66.66% या 2/3 है। यानी कि पर स्टेट की जो वोट वैल्यू है वो 66% डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स से आप निकाल लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी। और कोई भी फैसला अगर जीएसटी काउंसिल में लेना होता है तो इट इज़ टेकन विथ 75% ऑफ वोट इन द फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन। तो थ्योरेटिकली या टेक्निकली आप कह सकते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वीटो पावर ऑन एनी रिजोल्यूशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया कि नहीं इस पर्टिकुलर आइटम पे जीएसटी नहीं बढ़ना चाहिए, अगर उसने उसके खिलाफ वोट कर दिया तो बाकी सारे स्टेट्स अगर उसके फेवर में भी वोट करते हैं तब भी टोटल वोट्स मिला करके 66% ही होता है। दैट इज़ हाउ यू कैन से कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वीटो पावर, क्योंकि कोई भी फैसला लेने के लिए 75% वोट चाहिए। भारत सरकार के पास अकेले 33.33% है। भारत सरकार ने अकेले ना कह दिया तो फिर सारे लोग, सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अगर हाँ भी कहेंगे तभी टोटल वोट 66.66 ही होगा, विच विल नॉट बी इनफ फॉर ए रिजोल्यूशन टू बी पास्ड। So this is how the GST Council work. The vote for the central government, as I said, is 1/3, बाकी स्टेट्स के लिए 2/3 है। फंक्शन क्या है जीएसटी काउंसिल का? इट इज़ द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट कैन बी फॉर्म टू फाइनलाइज द टैक्स रेट्स ऑफ जीएसटी। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली के अंदर 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, दैट वाज चेयर बाय और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए इस 48th जीएसटी काउंसिल मीट में वो जरा देखते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी ऑफेंस हैज़ बीन इंक्रीज टू 2 करोड़। यानी कि अब जीएसटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी को ऑफेंस माना जाएगा उसके लिए मिनिमम फ्रॉड होना चाहिए 2 करोड़ का। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर लॉन्चिंग जीएसटी ऑफेंस हैज़ बीन इंक्रीज टू 2 करोड़, बट दिस 2 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड इज वैलिड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट फॉर फेक इनवॉइसेस। अगर जाली इनवॉइसेस बनाने का केस है तो उसमें 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, उसमें कम का भी अगर आप समझिए ऑफेंस होगा तब भी उसको जीएसटी ऑफेंस की तरह गिना जाएगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि इन जनरल फॉर ऑल अदर ऑफेंसेज 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड है, उससे बड़ा अगर आप समझिए फ्रॉड होगा तभी जाकर के उसको जीएसटी ऑफेंस माना जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द केस रिलेटेड टू फेक इनवॉइसेस। उसके अलावा जीएसटी ऑन एथाइल अल्कोहल हैज़ बीन पुट इक्वल टू 5%, तो 5% वाले ब्रैकेट में डाल दिया गया है एथाइल अल्कोहल को फॉर टैक्सेस। दिस एथाइल अल्कोहल विल बी यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोलियम। जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं नाउ दे कैन सप्लाई गुड्स इवन ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। आपको पता है कि 2 सप्लायर्स जिनका ओवरऑल जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, बेसिकली 40 लाख से कम है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 20 लाख से कम है अगर सर्विस यूनिट है, तो जिस भी सप्लायर का थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो अभी तक ई कॉमर्स पोर्टल जो हैं इस तरह के जो सप्लायर्स थे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनके प्रोडक्ट को नहीं बेचते थे। बट एज पर दिस 48th जीएसटी काउंसिल मीट नाउ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजन
कैन नाउ सप्लाई गुड्स ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स एज वेल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about industry status to tourism in Assam and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया असम सरकार ने हाल फिलहाल में, टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अभी तक हमारे स्टेट में होटल्स या रिजॉर्ट्स जो 3 स्टार या उसके ऊपर की रेटिंग थी या क्रूजेज़, उनको ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता था, उनसे रिलेटेड ही फैसले लिए जाते थे असम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। लेकिन अब पूरा का पूरा टूरिज़्म को इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड करने से होगा क्या कि टूरिज़्म से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं, जैसे हेरिटेज होटल्स, बंगलो, कैंपिंग साइट्स, रेस्टोरेंट, अम्यूज़मेंट पार्क, रोपवेज, म्यूजियम, टूर ऑपरेटर सर्विस, एडवेंचर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब टूरिज़्म पॉलिसी के अंतर्गत अब आ जाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि टूरिज़्म हैज़ बीन नाउ गिवन इंडस्ट्रियल स्टेटस। तो टूरिज़्म को इंडस्ट्री स्टेटस देने से फ़ायदा क्या है कि अब असम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब भी बनाई जाएगी तो टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं उन सबको उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। फ़ायदा इन द सेंस कि कुछ इंसेंटिव मिल सकता है या सब्सिडी मिल सकता है अंडर असम गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है, टूरिज़्म को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है और इसके साथ ही टूरिज़्म से रिलेटेड जो भी सेगमेंट होगा उन सबको इंडस्ट्री स्टेटस का टैग मिल गया है और उससे अब उनको सब्सिडीज़ या इंसेंटिव बेनिफिट मिलेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन ऑफिसर हंस। ऑफिसर हंस, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीटी में पूछा जा सकता है ऑफिसर हंस के बारे में। क्या है ऑफिसर हंस, जरा समझिए। पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखिए। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, सरल भाषा में बोले तो जो कस्टम्स होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए विजिलेंट रहते हैं और स्मगलिंग को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं, कस्टम्स, तो उस बोर्ड का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। इसके 60 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि इस बोर्ड को बनाया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962। तो इसके 60 साल पूरे हो गए अब जा करके, और इसके 60 साल पूरे होने के कॉन्टेक्स्ट पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने एक नया मास्कट अपने लिए अडॉप्ट किया है। इस मास्कट का नाम है ऑफिसर हंस। इस मास्कट का नाम है ऑफिसर हंस, विच इज़ अ मैजेस्टिक ब्लू स्वैन। ये जो ब्लू स्वैन है, इट सिम्बलाइजेज प्योरिटी एंड नॉलेज ऑफ द कस्टम ऑफिसर। जैसे स्वान की खासियत होती है, हंस की खासियत होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इट हैज़ ए कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वाटर। सिमिलरली कस्टम ऑफिसर्स के पास ऐसा नॉलेज होता है कि वो सही और गलत के बीच में फैसला कर ले। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस हंस या स्वैन एज द मास्कट फॉर कस्टम्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। बेसिकली इसमें तीसरा ही जो पॉइंट है वो करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 ओनली। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।